हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, जहां पे चर्चा होगी कि हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करें किसी भी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए भी हमने डिस्कशन किया था कि भाई कैसे अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम आ जाए तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाता है। तो वही प्रोसेस आज हम करेंगे, लेकिन कुछ नए तरीके से, कुछ नई बातें आज हम सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं बेटा। मेरा नाम आशीष कपिलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं एंड नाउ इट्स योर टर्न। तो मेरी जो कही हुई बातें होंगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इनको मार्क करके रखिएगा बेटा। नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स नहीं बना रहे हो तो भाई गलती है तुम्हारी। नोट्स बनाओ, नोट्स के प्रति कोई भी मक्कारी नहीं चलेगी। जो भी तुम पढ़ते हो, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखते हो, उनको लिखो, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद आप डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आइए और इनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। ये डीपीपीज हमें कहां मिलती हैं, तो इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए। वहां पे आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगी और इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इनकेस सॉल्विंग के टाइम पे कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हमारी तरफ से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर ये सब कैसे होगा, क्या होगा। सब कुछ आपको वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद अब आनी है बारी क्वेश्चंस की। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। इसके अलावा अब मैं यहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की उम्मीद कर रहा हूं कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वो आप ही के लिए फायदेमंद होगा। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। मक्कारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं कि सर मैं 10 क्वेश्चन करे, मेरे को बहुत टाइम लग गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर भाई स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये समय कम लगता होता जाएगा और आप एक टाइम पे ऐसे हो जाओगे कि क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इनको लेके ऐसे हार नहीं माननी, ऐसा नहीं देखना कि सर मैं तो थक गया और ये सारी चीज होगी। कोशिश करते रहो, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाए तो फिर हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में इस चैप्टर से कैसे सवाल पूछे गए। तो ये जानना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि भाई जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उससे कितने सवाल आए होंगे, कितने सवाल किस लेवल के क्वेश्चंस आए होंगे। तो ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। बाकी आपकी गाइडेंस की, आपके इसके लिए टेस्ट पेपर्स के लिए या फिर आपके डाउट्स के लिए हर एक चीज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, बस अपनी तरफ से अपने काम को पूरे डेडिकेटेडली होके सॉल्व करो, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी मक्कारी नहीं चलेगी। तो ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। क्लियर है ये बातें। और ट्रस्ट में अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंडक्ट करते हैं, अपनी तैयारी को करते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100%, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। तो बस इतना सा करना है बिना किसी मक्कारी के साथ। हो पाएगा? बहुत शानदार। अब जब भी मैं कोई पार्ट शुरू करता हूं तो हमेशा एक ही उम्मीद करता हूं कि आप पेन और पेपर लेके जरूर आए, क्योंकि जब जो भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा उसको आप नोट करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो भाई जल्दी से पेन और पेपर लेके आ जाओ, क्योंकि आज हम सेशन को शुरू करेंगे सवालों के साथ। जी हां, सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पुरानी कुछ बातें रिकॉल करा दूं। हमने बात की थी सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। अब डिस्क्रीट पार्टिकल का नाम जैसे ही आता है आप समझ जाते हो कि यहां पे अलग अलग पार्टिकल्स होंगे जिनका मास अलग अलग होगा। यहां पे जो भी चर्चा होगी उसमें अलग अलग मास पार्टिकल्स होंगे, अलग अलग मास पार्टिकल्स, लेकिन इनका जो मास से आप देख सकते हो अलग अलग है। और इवन इनके पोजीशन वेक्टर्स भी अलग अलग होंगे। तो अगर मैंने बोला कि दीज आर द मास पार्टिकल्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, तो ये R1 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ M1, R2 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ M2, R3 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 एंड R4 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ M4। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं ताकि ये चीजें और अच्छी लगे देखने में। तो हमसे बोला जाता है कि साहब इन पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास जहां पे मिलेगा, इट इज गिवन बाय
RC इक्वल्स टू R1 वेक्टर के साथ M1 प्लस R2 वेक्टर के साथ M2 प्लस R3 वेक्टर के साथ M3, ये M3 आपको उसका मास डिफाइन करेगा, और R4 वेक्टर के साथ M4 डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास करोगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसा करने से यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है जो मैं आज आपको बता देता हूं। इट कैन बी रिटन एज x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास k कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, सच दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी हम फाइंड कर सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 divided by total mass is given by m1 plus m2 plus m3 plus m4। और सिमिलरली ये काम हम y कोऑर्डिनेट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, और यही काम हम कर सकते हैं फॉर द z कोऑर्डिनेट ऑल्सो। तो आई थिंक यहां तक तो सारी बातें आपको समझ आती होगी बढ़िया तरीके से। ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, कुछ सवाल भी हमने किए थे। इसके अलावा कोई और बेसिक सी बातें करी थी, बोला था कि सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसा होता है, याद आ रहा है कुछ, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की कहानी याद आ रही होगी आप लोगों को। तो उसमें हमने क्या कहा था कि भाई दो पार्टिकल का सिस्टम अगर लेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है उस लाइन पे जो दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है m1 यहां पे, और इसी को जोड़ता हुआ एक लाइन यहां पे, और ये पार्टिकल हो गया m2। तो पहली बात तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगी, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू मास पार्टिकल्स, और सेंटर ऑफ मास लाई करता है इस लाइन के ऊपर। सेकेंड थिंग, सेंटर ऑफ मास जो है, मान लीजिए यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास आया, वो डिवाइड करता है इन दोनों के सेपरेशन को इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। सेंटर ऑफ मास क्या करता है सर, डिवाइड करता है इस लाइन ज्वाइनिंग को इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। यानी कि अगर यहां से m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1 है, m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर r2 है, तो भाई साहब r1 बाय r2 m2 बाय m1 होता है। ये बात का ध्यान रखना, इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पता है ना सारी बातें, पक्का। अच्छा, टू पार्टिकल सिस्टम आ जाए और आपसे बोल दिया जाए कि साहब यहां पे मास m1 है, यहां पे मास m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है, तो R1 को लिखने का जो तरीका होता था वो था M2R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और R2 को लिखने का जो तरीका था वो था M1R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये भी पता है ना आपको, सभी को पता है ना। देखो ये सारी बातें हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो ऐसे आंखें फाड़ के मत देखना, घबराते हुए मत देखना, शॉकिंग वे में मत देखना कि क्या हो गया, हो चुकी है सारी बातें कंप्लीट। इसके अलावा मैं आपको बता चुका था कि सॉल्विंग के दौरान आप ओरिजिन को कहीं पे भी ले सकते हैं, यह आपकी इच्छा श्रद्धा के अनुसार है, इस पे हमारी तरफ से कोई बंदिशें नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होती। आपको सिर्फ इतना सा करना है, अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, उसका ओरिजिन किसी भी पार्टिकल पे जाके रख दो ताकि उसके कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, और फिर सारे डिस्टेंसेस को मेजर करो। तो इस पे हमने सवाल भी किए थे, तो आपको थॉट तो क्लियर ही होगा। सो नाउ लेट्स सी सम अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो बेटा एक सवाल आता है मेरे पास जिसमें बोला गया कि साहब हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। क्या है हमारे पास, क्यूब है। इस क्यूब के कॉर्नर्स पे हमने मास पार्टिकल रखे हैं। तो भाई कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के पास, सर 4 कॉर्नर्स यहां पे, 4 कॉर्नर्स पीछे, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे हमने मास पार्टिकल रख दिए एम 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 आइडेंटिकल वाले। क्यूब का जो साइड होगा वो ए हो जाएगा, क्यूब का साइड हो जाएगा ए। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, तो बता पाओगे? देखो कितना आसान किया इसने चीजें हमारे लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दे दिया ताकि हमें पता चले कि कौन ओरिजिन पे कौन कहां पे। नंबरिंग करना शायद मेरे लिए आसान होगा ताकि मैं चीजों को समझ सकूं। इसको मैंने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3, इसको नाम दिया 4, इधर इसको नाम दे दिया 5, इसको नाम दे दिया 6, ये 7 और ये 8। सबको नंबर देना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
अब आपकी इच्छा श्रद्धा, आप चाहो तो डायरेक्टली एक्स वाई जेड का फॉर्मूला लगा दो तो आंसर मिल जाएगा। साहब अगर ये पहला वाला पार्टिकल ओरिजिन पे है तो ये क्या होगा 0, 0, ए, क्योंकि इसका साइड कितना है ए है। ये कितना हो जाएगा a, 0, 0, ये हो जाएगा 0, a, 0। बाकियों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। बाकी के कोऑर्डिनेट्स कितने बनेंगे, इसका बनेगा 0, ये डिस्टेंस होता है कितना √2a, √2a। सही बात है। ये क्या इसके डायगोनल के अलोंग है, फिफ्थ वाला अलोंग द डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ √2 होती है। इतनी होती ना, पक्का नहीं, सही करो इसको, बहुत बढ़िया, शाबाश, पकड़ लिए तुम बात को, बहुत शानदार। भाई बोलो जरा फिफ्थ का कितना, यहां पे सर ए डिस्टेंस, यहां पे ए डिस्टेंस, तो हो जाएगा 0, a, बहुत शानदार। अरे भैया इसके कोऑर्डिनेट्स बताने तो साहब यहां पे देखो ये कितना लेंथ हो जाएगा, ए के जितना लेंथ ये भी है, ये लेंथ कितना है ए, तो a, a, दिस इज द कोऑर्डिनेट। क्योंकि सर ये YZ प्लेन है तो YZ में तो x 0 होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर वाले के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे तो ये दो देखो, a डिस्टेंस इधर, a डिस्टेंस ऊपर, तो a, 0, बहुत शानदार। थर्ड वाले के कोऑर्डिनेट्स में पूछूं तो साहब ये a डिस्टेंस इधर, a डिस्टेंस इधर, तो इट कैन बी रिटन एज a, 0, a, क्योंकि साहब ये जो चर्चाएं हो रही है वो XZ प्लेन में है। अगर वो XZ प्लेन में बात करता है तो y को 0 कर देना, अगर वो YZ प्लेन में बात करता है तो x को 0 करना, अगर वो XY प्लेन में बात करता है तो z को 0 कर दिया। तो कोई और बचा, सिक्स्थ वाला बचा, तो ये कितने पे हो जाएगा a, क्योंकि सर इस तक पहुंचने के लिए हमें कैसे आना पड़ेगा, पहले इधर a डिस्टेंस आए, फिर इधर a डिस्टेंस गए, फिर ऊपर a डिस्टेंस आए, तो a हो गया सब। अब कोऑर्डिनेट्स पता है तो now we can find the center of mass by just using the formula XCM. It is given by mx1 plus mx2। देखो मास आइडेंटिकल है, यहां पे सबके मास आइडेंटिकल है, तो बार बार ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मैं एक ही बार लिख देता हूं ताकि समझ आ जाए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। तो सिंस यहां पे मास हमारे पास जो थे वो आइडेंटिकल है, तो m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8 सब बराबर हो जाएंगे। तो mx1 प्लस mx2 प्लस mx3 प्लस mx4 प्लस mx5 प्लस mx6, रुक जाओ सर बहुत आगे चले गए, प्लस mx7 प्लस mx8 डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स m हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ m। टोटल मास कितना है, m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m, 8 बार ऐसे m को ऐड करना है तो 8m हो जाएगा। भाई कहानी बड़ी सिंपल सी है, x1 की जगह पे क्या करोगे साहब, पहली बात तो m कॉमन निकाल दें सर, x1 की जगह पे 0 पुट किया, x1 की जगह पे 0 पुट किया, x2 की जगह पे 0 पुट किया, x3 की जगह पे a पुट किया, x4 कहां है, फोर्थ पार्टिकल सर ये रहा, a पुट किया, x5 फिफ्थ पार्टिकल ये रहा, x कितना है 0 है सर, सिक्स्थ पार्टिकल के लिए a, सेवेंथ पार्टिकल कहां गया ये रहा, इसका x की जगह a पुट कर दो, एट्थ पार्टिकल में x की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है, ये होगी कहानी, डिवाइडेड बाय 8m। m से m मर जाएगा और x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कम्स आउट कितना बनेगा बेटा, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a बाय 8, इट कम्स आउट बी a बाय 2, ठीक है, कितना बनेगा ये a बाय 2। चलिए तो इट कम्स आउट बी a बाय 2। क्या ऐसे ही y के लिए भी सॉल्व करें, क्या ऐसे ही मैं z के लिए भी सॉल्व करूंगा, आई थिंक z भी इतना ही आएगा, y भी इतना ही आएगा, नहीं है भरोसा मेरे पे ना, करके देख लो, y और z दोनों सब बराबर आएंगे, मेरे पे तो भरोसा होगा नहीं, तो चलो भाई एक बार y के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं, my1
y4, y5, y6, y7, y8 डिवाइडेड बाय टोटल मास 8m, टोटल मास 8m हो जाएगा। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m, कॉमन निकाल दिया, y1 की जगह 0 पुट किया, y2 की जगह, चलो चेक करते हैं जल्दी से। y2 की जगह पे क्या पुट करूं, 0, y3 की जगह पे भी 0, y4 की जगह पे भी 0, 2 3 4 सबकी जगह 0, 2 की जगह 0, 3 की जगह 0, 4 की जगह 0। चलिए भाई y5 फिफ्थ पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, सर ये रहा फिफ्थ पार्टिकल, इसका y कोऑर्डिनेट a है, सिक्स्थ पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट a है, सेवेंथ पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट a है, और एट्थ पार्टिकल का भी y कोऑर्डिनेट कितना है, a है। तो सबकी जगह a लिख दूं, y5 की जगह a, y6 की जगह a, y7 की जगह a, y8 की जगह a डिवाइडेड बाय 8m। m से m चला जाएगा एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय 4a बाय 8। लो भाई, क्या अभी भी प्रूफ नहीं मिला तुम्हें? क्या अभी भी भरोसा नहीं हुआ मेरे पे? मैंने बोला था जो वैल्यू x के लिए आएगी वही वैल्यू y के लिए आएगी, और वही वैल्यू फिर देखो x के लिए a/2, y के लिए a/2, तो सिमिलरली z के लिए भी कितना आएगा, a/2। सिमिलरली z के लिए भी कितना कोऑर्डिनेट आएगा, a/2। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे, इट इज a/2, a/2, a/2। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो आ रहे हैं, इट इज योर a/2, a/2, a/2। ये है कहानी हमारे इस सवाल की। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, हलवा सा सवाल था, देखने को लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हाई तौबा मचा दी इसमें हम लोगों ने, है ना? ऐसा कुछ होता नहीं है पर असल में। तो छापो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट किया सभी ने? लिख लो ये भी, कोऑर्डिनेट्स डन। चलिए बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला पार्टिकल 1 kg का कहां पे रखा है, 1,0 पे। दूसरा पार्टिकल 2 kg का कहां रखा है, 2,0 पे। तीसरा पार्टिकल 3 kg का कहां रखा है, 3,0 पे। ऐसे करते करते nth पार्टिकल n kg का कहां रखा है, n,0 पे रखा है। सो यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो शुरू हो जाओ जल्दी से। क्या करोगे इसमें, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना तुम्हें। कैसे करोगे इसको? पहली चीज तो मुझे बताओ कि क्या सेंटर ऑफ मास सिर्फ x एक्सिस पे आएगा या फिर कहीं और भी आ सकता है? y एक्सिस पे आ सकता है क्या सेंटर ऑफ मास? नहीं आएगा। क्या सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे? सर पार्टिकल सारे के सारे x एक्सिस पे है, तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पे ही आएगा। तो यहां पे हिंट तो क्या ही दूं, तुम तो देखते ही समझ गए होंगे कि सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द x एक्सिस। Center of mass lies on the x-axis. Center of mass x-axis पर लाई करता है। तो भैया आपको बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन की बात करी जाए तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डैश 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 mn xn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 अप टू mn। पहले पार्टिकल का मास 1 kg, दूसरे पार्टिकल का मास 2 kg। तो शुरू हो जाओ जल्दी से भाई। 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3। अरे सही जा रहे हैं। m3 3 kg, पोजीशन उसका 3 प्लस कहानी चलती जाएगी अप टू n into n तक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। सही है यार, ये तो वो बन गया सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसको ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला होता था,
इसको ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे कभी बचपन में। अब सोचो जरा वो फॉर्मूला क्या है, सोचो जरा वो फॉर्मूला क्या है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 अप टू n का स्क्वायर, क्या है वो फॉर्मूला? सोचो जरा। मुझे तो याद आ गया, तुम्हारा पता नहीं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 अप टू n का स्क्वायर। सॉल्व करने पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 बनता है। पता है यही बनता है क्या? और वैसे ही अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 अप टू n तक जाता हूं, तो इनको ऐड करने से मुझे मिलता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसको ऐड करने से ये फॉर्मूले से आप पुट कर सकते हो, इसको ऐड करने से ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो। n तक जाना है हम लोगों को, तो भाई इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो n इंटू n प्लस 1 से n इंटू n प्लस 1 मर जाएगा और 2 से 3 टाइम्स मर जाएगा, सो इट कम्स आउट बी 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो भाई आंसर हमारा n के टर्म्स में आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर आपका आंसर जो है वो n के टर्म्स में है तो चलने दो, क्योंकि उन्होंने ही हमें सवाल में n की टर्म्स में दे रखी थी बातें, तो हमने भी बोला ठीक है, तुम हमें अगर सवाल n की टर्म्स में दोगे तो हम अपना आंसर भी n की टर्म्स में ही देंगे, है ना? चलिए बेटा, तो ये कुछ चंद बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज के बाद पता होनी चाहिए, है ना? अब इसमें n की वैल्यूज पुट कर करके भी देख सकते हो तुम लोग, तुम्हें भरोसा नहीं हो मेरे पे तो। जैसे कि अगर तुम्हें देखना है कि साहब यहां पे n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 टू द 4 प्लस 1 4 बाई 3 यहां पे कहीं पे आएगी वैल्यू 1.33, यहां पे कहीं पे, यहां पे कहीं पे, है ना? n की जगह अगर 2 पुट किया तो 2 टू द 4 प्लस 1 5 बाई 3 होता है। 5 बाई 3 को जब सॉल्व करोगे तो कहां आएगा इसका सेंटर ऑफ मास? 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। अरे 5 बाई 3 करो, 3 1 3 1.6 आएगा ना, तो 1.6 आई थिंक यहां पे बनता है कहीं पे 1.6। समझ लो बात को? तो आंसर जो है सेंटर ऑफ मास का 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। ये n की जगह 2 पुट करोगे, यानी कि 2 पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, जो कि ओरिजिन से अप्रोक्सीमेटली 1.6 डिस्टेंस पे बनेगा। n की जगह 3 पुट करना, तो 3 पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, वो अलग बात हो जाएगी फिर। तो ऐसे करके आप n की वैल्यूज को भी पुट कर करके क्या कर सकते हैं? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बेटा जी, बहुत बढ़िया। क्लियर रहेगी बातें सभी को? सभी को क्लियर रहेंगी बातें? ओके, छाप लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? चलो भाई, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक की कहानी डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए हुई, और अब यही कहानी हम आगे लेके चलेंगे फॉर द कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग हैं कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा तो नहीं ना कि तुम लोग बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने हो, है ना? तुम्हारे पार्टिकल्स तो नहीं है ना, है बहुत सारे, लेकिन उनको जोड़ दिया के। वैसे ही क्या है, ये बॉटल है, बॉटल को देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस मास है, तो भाई कॉन्टिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास कहां हो सकता है, ये आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अलग अलग जो बॉडीज आपको देखने को मिलती है, जैसे कि एक रॉड आपको मिल जाएगी, आपको वहां पे एक डिस्क मिल सकती है, सेमी सर्कुलर वाली पार्ट्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि सर्कुलर डिस्क होगी तो सेंटर पे ही होता है उसका सेंटर ऑफ मास। तो सेमी सर्कुलर डिस्क होती है, सेमी सर्कुलर आर्क होता है, फिर आपको कोन के लिए भी बोला जाएगा कि कोन के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड कीजिए, सॉलिड कोन के लिए, हॉलो कोन के लिए, है ना, हेमिस्फेयर के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस बॉडीज आपको मिलेंगी और उनके लिए आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास किसी भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए जब आप पढ़ने जाते हो, तो उससे पहले मैं आपको मास डेंसिटी सिखाना चाहता हूं। भाई क्या होता है ये मास डेंसिटी? पहली चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी।
अगर मैं नॉर्मली मास डेंसिटी बोलता हूं तो आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम करके, है ना। तो इसी चीज को अलग अलग बॉडीज के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे वन डायमेंशनल बॉडीज की, 1D बॉडीज की। 1D बॉडीज वो बॉडीज होती है जिनके पास सिर्फ उनकी लेंथ होती है। जैसे एक वायर इज अ वन डायमेंशनल बॉडी बिकॉज वायर के पास सिर्फ उसकी लेंथ हो सकती है। धागा, थ्रेड, स्ट्रिंग, रस्सी, है ना, इन सब के पास सिर्फ इनकी लेंथ होती है, इनकी जो विड्थ होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम सिर्फ उसकी लेंथ को ही कंसीडर करते हैं। तो ऐसी बॉडीज जिनके पास सिर्फ लेंथ है उनको वन डायमेंशनल बॉडीज कह सकते हैं। उनके लिए डिफाइन किया जाता है लीनियर मास डेंसिटी। क्या डिफाइन करेंगे उनके लिए? लीनियर मास डेंसिटी। ये डिफाइंड है ऑलरेडी, तो इनको लेके ऐसे घबराना मत, ये कहां से आया, डिफाइंड करके रखा है हमने। उनके लिए डिफाइन करते हैं लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। उनके लिए क्या डिफाइन करेंगे? लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, सच दैट लैम्डा इज मास अपॉन लेंथ। क्योंकि लीनियर वाला है बेटा, लीनियर है मतलब लेंथ से रिलेटेड है, तो इट इज मास पर यूनिट लेंथ इज द लीनियर मास डेंसिटी। ये सिर्फ वन डायमेंशनल बॉडीज के लिए काम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूं यहां पे रॉड, रिंग, एक्सेट्रा। ये अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाना कि वो वन डायमेंशनल बॉडीज है और उनके लिए डिफाइन किया जाता है लीनियर मास डेंसिटी विच इज मास पर यूनिट लेंथ। सेकेंड टर्म जो होती है वो होती है टू डायमेंशनल बॉडीज के लिए। तो टू डायमेंशनल बॉडीज वो बॉडीज जिनके लिए एरिया डिफाइन किया जाता है, वो बॉडीज जिनके लिए एरिया को डिफाइन किया जाए, जैसे कि शीट हो सकती है कोई, एग्जाम्पल के तौर पे एक शीट हो सकती है, एक डिस्क हो सकती है ना। अभी शीट कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है या फिर स्क्वायर के फॉर्मेट में हो सकती है। तो ये शीट किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, या फिर आप डिस्क की बात करो, यहां पे डिस्क भी एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इनके लिए डिफाइन किया जाता है सरफेस मास डेंसिटी। क्या डिफाइन करेंगे इसके लिए? सरफेस मास डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, गिवन बाय सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया, गिवन बाय मास अपॉन एरिया। क्या होता है वो? मास अपॉन एरिया होता है। थर्ड केस जो आता है, इट इज फॉर द थ्री डायमेंशनल बॉडीज। अब नाम तो पता चल ही गया होगा तुम्हें, थ्री डायमेंशनल बॉडीज है तो इनके लिए तो सिर्फ वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्या लिख रहा हूं मैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया। ये सब किस में आते हैं बेटा? थ्री डायमेंशनल बॉडीज में आते हैं। इनका वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है, तो इनके लिए जो डिफाइन की जाती है टर्म होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी। और ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डिनोटेड बाय रो। रो से डिनोट करते हैं, एंड द रो इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। रो इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को शुरू करने से पहले आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। कहीं पे भी अगर मैं लैम्डा लिख दूं तो समझ जाना वो बात हो रही है मास पर यूनिट लेंथ की, यानी लीनियर मास डेंसिटी की। जनरली आपको लैम्डा के बारे में पता ही होता है। वो आपसे बोलेगा कि साहब एक रॉड है हमारे पास, एक रॉड है हमारे पास जिसका लेंथ है L, जिसका मास है M, तो बताओ भाई इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा? तो सिंपली है लैम्डा इक्वल्स टू M/L। ये लो, इसका लीनियर मास डेंसिटी हो गई। एक रॉड जिसका लेंथ L है, जिसका मास M है, लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, तो M/L करने से हमें आंसर मिल जाता है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो पहले एक काम कीजिए, इन सारी बातों को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। लिख लो जल्दी से इनको। लिखा ये सारी बातें?
हो गया। चलिए भाई, तो कैसे सॉल्व किया जाता है सर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए? तो इससे पहले मैं एक जो है पुरानी बातों को फिर से रिकॉल करा देता हूं और डिस्क्रीट पार्टिकल पे फिर से लेके आता हूं तुम्हें। तो जब हम बात कर रहे थे डिस्क्रीट पार्टिकल की, तो एक फॉर्मूला दिखाया था समीशन के फॉर्मेट में। जब हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे थे तो एक फॉर्मूला दिखाया था मैंने समीशन के फॉर्मेट में। हां, याद तो आ रहा है मुझे। तो डिस्क्रीट पार्टिकल पे अगर आपको याद हो तो आर सी कैन बी रिटन एज m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डैश 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 mnrn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn। तो अगर आपको याद हो तो इसको लिखने का तरीका जो मैंने आपको बताया था उसमें बोला था कि आप ऐसे लिखो समीशन ऑफ एम आई आर आई, और आई का जो वैल्यू बनता है वो 1 से लेके n तक लेके जाइए, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एम आई का वैल्यू आप 1 से लेके n तक लेके जाइए। याद आ रहा है कुछ? धुंधली धुंधली सी यादें। ऐसा भी कुछ बताया था क्या आपने? हमें तो याद ही नहीं है कुछ। बोलो भाई, बोला था मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें? बिल्कुल बोला था साहब। तो आप जानते हो कि इसको समीशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। समीशन मींस ऐड। यहां पे ऐड करना आसान था क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स थे। सर मान लो अगर ये सारे पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं, ऐड नहीं, मिल जाएं, तो एक बॉडी बन जाएगी। अब उस बॉडी को सॉल्व करना डिफिकल्टी है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स अगर मिल जाएं तो मिलके एक बॉडी बना देती है, जिसके लिए फिर ऐसे ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन आता है, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो आप क्या करेंगे? तो साहब कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे कोई भी मान लो रैंडम शेप की बॉडी मेरे पास आ गई, और अभी तक तो क्या होता था कि हमें मास पता होता था तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे या पोजीशन वेक्टर फाइंड करते थे, किया था। अभी तक क्या होता था? अभी तक की कहानी ऐसी थी सर, यहां पे एक मास पार्टिकल रखा होता था तो हम क्या करते थे, सीधा जाके इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते थे। एक मास पार्टिकल रखा होता था तो हम सीधा क्या करते थे, उसका पोजीशन वेक्टर निकालते थे। तो अगर ये m1 है तो r1 इसका पोजीशन वेक्टर होता था। अगर यहां पे एक और मास पार्टिकल होता था तो उसकी एक और पोजीशन वेक्टर निकालते थे, ये r2 नाम देते थे इसको और बोलते थे m2 हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ? हाँ साहब। लेकिन यहां पे ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि एक साथ एक बड़ी सी बॉडी दे दी। फिर क्या करें सर? तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आप एक काम कीजिएगा, कंसीडर करेंगे स्मॉल एलिमेंट को। क्या होता है सर स्मॉल एलिमेंट? देखो भाई, क्या है कि कोई भी बड़ी चीज जो होती है उसके बारे में स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके टुकड़े कर लो। वैसे ही हम इसका क्या करेंगे, टुकड़े कर देंगे और एक टुकड़े को स्टडी करेंगे। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, जैसे मान लो तुम्हें स्टडी करनी है गाड़ी की, तो मैं गाड़ी की स्टडी करनी है, तो एक साथ कार की स्टडी करना डिफिकल्टी थी, तो हमने क्या किया भाई, उसको ब्रेक कर दिया। पहले तुम्हें सिखाया कि भाई इंजन क्या होता है, ये सीखो। फिर तुम्हें सिखाया टायर के बारे में, फिर तुम्हें बताया कि भाई ब्रेक क्या होता है, फिर तुम्हें बताया कि एक्सल शाफ्ट क्या होती है। हर एक चीज के बारे में आपको बताया, तो आप कंप्लीट गाड़ी के बारे में जान गए। फिर इन सबको जोड़ दो तो कंप्लीट नॉलेज क्या हो जाएगा, गाड़ी का नॉलेज हो जाएगा। तो भाई यहां पे भी ऐसी कहानी चल रही, कुछ बोला गया कि भाई एक बड़ी सी बॉडी तुम्हें दे दी, तो क्या करे सर, पहले इसके एक पुर्जे के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका जो एक पुर्जा होता है उसको कहते हैं स्मॉल एलिमेंट। तो सर एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके एक टुकड़े के बारे में स्टडी करते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट, इसका मास dm हो जाएगा। एक छोटा सा एलिमेंट, इसका मास dm होगा। इसका पोजीशन वेक्टर अगर r है तो लिखो जरा, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट of mass dm having position vector r, having position r।
ठीक है, तो भाई इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास निकाल लो। सिंस इट इज अ स्मॉल एलिमेंट तो इसका सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय सर RCM इज गिवन बाय, क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट है तो इसका सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ इसका मास dm और इसका पोजीशन वेक्टर r डिवाइडेड बाय sm मास है। ये सिर्फ एक के लिए हुआ। ऐसे ना जाने कितने एलिमेंट आप कंसीडर करने वाले हो, ऐसे ही ना जाने आप कितने सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करोगे, उनके लिए सॉल्व करोगे, तो उन सबको ऐड करोगे, फिर सब ऐसे छोटे 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 एलिमेंट ले लेके आप सबके लिए सॉल्व करोगे और बाद में सबको जोड़ दोगे। तो भाई यहां पे ये जो समीशन की पिक्चर है ना, उसको हटा के एक नई पिक्चर लगाते हैं इंटीग्रेशन की, जो दर्शाता है कि आप ऐसे ही बहुत सारे छोटे एलिमेंट लोगे और बाद में उनको ऐड करोगे, तो भाई ऐड की जगह उसका इंटीग्रेशन कर देना। तो कॉन्टिन्यूअस मास की जब बात होती है, जहां पे बिना रुके, यहां पे तो क्या अलग अलग पार्टिकल्स दिखते थे, लेकिन अगर आपको कॉन्टिन्यूअस मास दिख जाए ना, तो वहां पे समीशन काम नहीं आता, वहां पे काम आता है इंटीग्रेशन। तो क्या बोला कि भाई ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स आप लोगे, बहुत सारे छोटे एलिमेंट्स लेके उनको ऐड करोगे, तो भाई इनको ऐड करने की जगह एक काम करो, कर दो समीशन। जैसे कि मैं बताता हूं, यहां पे अगर मैंने मान लो RC फाइंड करने की कोशिश करी, इट इज योर DM इंटू R प्लस DM डैश इंटू R डैश डिवाइडेड बाय DM प्लस का DM डैश। ऐसे करते करते सबको ऐड करोगे, एक और पार्टिकल होगा उसको भी ऐड करोगे, एक और पार्टिकल उसको भी ऐड बोला भाई समीशन मत करो यहां पे, क्योंकि पार्टिकल्स पहली बात तो बहुत छोटे छोटे से, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है ना वो, उनको ऐड करने का एक नया तरीका सिखाया तुम्हें, बोला कि उसकी जगह आप इंटीग्रेशन कीजिए। सो DM इंटू R डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो ऐसा करने से यू विल गेट द सेंटर ऑफ मास फॉर द कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। तो आज के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए हम समीशन का इस्तेमाल नहीं करके हम करेंगे इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो इतनी सी बात अगर आपको पता लगती है, समझ आती है, तो इसको छाप लो। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें बताता हूं इसके बारे में। किया नोट सभी ने, किया नोट सभी ने? चलिए भाई साहब, तो आगे बढ़ते हैं। देख लो जल्दी से, एक बड़ी सी बॉडी आपको दिख रही है जिसमें एक छोटा सा एलिमेंट ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। हाँ सर, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस छोटे से एलिमेंट का मास DM बोल दिया, इसका पोजीशन वेक्टर R बोल दिया। तो भाई साहब RC कैन बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM डॉट R डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। यही फॉर्मूला अगर x एक्सिस के लिए लगाया जाए तो x कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ DM डॉट x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। यही फॉर्मूला अगर y के लिए लगाया जाए तो इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM डॉट y डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। और यही फॉर्मूला अगर z के लिए भी लगा दिया जाए तो z के लिए लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ DM डॉट z डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। सिंपल है ना, बहुत ज्यादा? बिल्कुल साहब, बहुत आसान है सब कुछ। तो बस ऐसे ही करते हुए चलना है हम लोगों को, ठीक है? तो इसमें तो कुछ नहीं था, मैं कहानी शुरू करता हूं। सबसे पहला केस रॉड को लेके, वो बाद में करेंगे। सबसे पहला केस आएगा इसमें रॉड का। ठीक है, रॉड के लिए सॉल्व करते हैं और कंसीडर करते हैं कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा करने से क्या होगा साहब? देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो रॉड है, क्योंकि देखो रॉड इज अ 1D ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए डिफाइन होती है उसकी सिर्फ लेंथ, क्योंकि रॉड 1D है तो उसके लिए सिर्फ डिफाइन होती है उसकी लेंथ।
और अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो लैम्डा होता है ना, ये कांस्टेंट होता है उस केस में। लैम्डा उस केस में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कब? व्हेन द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पे लैम्डा हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर मैं बोलूं कि साहब रॉड की जगह पे आप डिस्क ले लो और मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास डेंसिटी कांस्टेंट रहती है उस केस में। रॉड 1 डायमेंशन था इसलिए उसके लिए लैम्डा लिखा। अगर कोई और ऑब्जेक्ट होगा तो उसके हिसाब से हम यहां पे उसकी मास डेंसिटी को लिखेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पे बोला जाएगा आपसे कि साहब दिस इज द रॉड हैविंग द लेंथ L, मास M इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास M यहां पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ द पॉइंट इज कि आपको फाइंड करना है इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। तो भाई पहली चीज तो हमें यह भी तो पता हो कि साहब ओरिजिन वगैरह कहां से ले लें। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए और उसको एडजस्ट करके मैंने रख दिया यहां पे। अब सुनो, रॉड जब मैं बोल रहा हूं तो समझ जाओ भावनाओं को कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थिकनेस की होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या, इसकी थिकनेस वगैरह तो कुछ कंसीडर कर लेते। तो भाई मान लो इतनी पतली सी रॉड है ये, सिर्फ ये तो बस तुम्हें दिखाना चाहता हूं इसलिए इतनी बना रहा हूं, नहीं तो इतनी भी नहीं लेते हम लोग। तो ये रॉड जिसका लेंथ हो जाएगा L, जिसका मास हो जाएगा M। अब करो कहानी को सॉल्व। तो भाई क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के यहां पे रख दिया ओरिजिन को और इधर की तरफ आ जाएगा हमारी कहानी का एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा वाई एक्सिस और इधर हमने रख दिया किसको, ओरिजिन को। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, L, 0, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, L है। तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, यहां पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L, 0 के। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मुझे फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास तो फिर कैसे करें? सो छोटा एलिमेंट ले ले। हाँ, छोटा एलिमेंट लेके सॉल्व करते हैं। सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट और यहां से x डिस्टेंस पे दिस इज द पॉइंट जहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया हैविंग द लेंथ ऑफ dx। x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट, चलो x को ऊपर से ही बना लेते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा सा। x डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट बनाया जिसकी थिकनेस है dx। इस छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा उसको मैं लिखूंगा dm से। इस छोटे से एलिमेंट का मास होगा dm। ये जो रॉड है इसके लिए लैम्डा कांस्टेंट होने वाला है। तो रॉड के लिए लैम्डा कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बोलो सर, इस रॉड के लिए लैम्डा कांस्टेंट। तो क्या मैं लैम्डा को लिखूंगा एज m/L, मास पर यूनिट लेंथ। रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ L है, ठीक है। पर क्योंकि स्मॉल एलिमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस रॉड, ये स्मॉल एलिमेंट भी इस रॉड का ही एक पार्ट है, तो लैम्डा को डिफाइन किया जाएगा फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट ऑल्सो, तो dm/dx। क्योंकि स्मॉल एलिमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रॉड, तो भाई जो रॉड की लीनियर डेंसिटी वही तो डेंसिटी इस स्मॉल एलिमेंट की भी होगी। तुम्हारे हाथ को देखा जाए तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, तभी तो दोनों का कलर एक जैसा है। ये भी तो ऐसी बातें बोल रहा है ना। तो समझ लो बात को तुम लोग, सेम खून बहेगा, सेम खून फ्लो करेगा, बिल्कुल साहब हमारे हाथ में और हमारे सिर में या बॉडी में सेम खून फ्लो करने वाला, बिकॉज ऑफ द रीजन कि भाई इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये स्मॉल एलिमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस रॉड। तो भाई अगर जो डेंसिटी या मैं बोलूं मास डेंसिटी इस रॉड की होगी वही मास डेंसिटी इसके लिए भी होगी। तो यहां से एक फ्रॉम दिस पार्ट कंबाइन किया, सो m/L शुड बी इक्वल्स टू dm/dx। ये आगे काम आएगा, भी। तो हमने बोला रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना इज अ बिग टास्क फॉर अस, तो क्यों नहीं स्मॉल एलिमेंट के लिए सॉल्व किया जाए। तो फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, solving for small element, तो भाई छोटे से एलिमेंट के लिए सॉल्व किया जाए तो
क्या करें भाई, सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट पे तो नहीं आएगा ना कहीं, क्या सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, नहीं सर, किस पे आएगा, x कोऑर्डिनेट पे आएगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ dm डॉट x, कितने डिस्टेंस पे था वो, x डिस्टेंस पे था, डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ dm की जगह पे पुट कर सकते हैं m बाय l डॉट dx इंटू x डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ m बाय l डॉट dx। देखो भाई dm की जगह m बाय l dx लिखा जा सकता है, तो यहां से ऊपर भी m बाय l आ रहा है, नीचे भी m बाय l आ रहा है, तो भाई आई थिंक m बाय l को तो मार देना चाहिए बिना सोचे समझे। इट इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ x dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dx। ऊपर बनता है इंटीग्रल ऑफ x dx, नीचे बनता है इंटीग्रल ऑफ dx। रही बात लिमिट की, तो भाई लिमिट कहां से कहां तक जाएगी इसकी, रही बात लिमिट्स की, तो सर इस पॉइंट पे x का वैल्यू है 0 और इस पॉइंट पे x का वैल्यू है l, और ये एलिमेंट घूम रहा है यहां से लेके यहां तक, समझो, यहां से लेके यहां तक एलिमेंट जा रहा है, यहां पे x का वैल्यू 0, जाते जाते यहां पे x का वैल्यू l, तो क्या लिमिट लगेगी 0 से लेके l, तो मैंने लगा दी 0 से l, 0 से l। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, भाई साहब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, तो मैंने लिखा x का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स लगेंगी 0 से लेके l, और अपॉन में x लिमिट लगेगी 0 से लेके l। समझ लो बेटा, dx का इंटीग्रेशन x होता है और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो साहब, l स्क्वायर अपॉन l। सॉल्व दिस पार्ट, यू विल गेट द आंसर l/2। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो l/2 पे आएगा, यानी कि इस रॉड के बिल्कुल सेंटर पे आएगा, है ना। तो यहां से कितने डिस्टेंस पे, यहां से साहब ओरिजिन से l/2 डिस्टेंस पे वी विल गेट द सेंटर ऑफ मास। यहां पे रॉड के बीचों बीच आपको l/2 डिस्टेंस पे क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, वो हमने कैलकुलेट किया। क्या वो सिर्फ x एक्सिस पे होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे होगा, y पे उसका कोई वजूद नहीं है, उसको y से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये केस हुआ जिसमें कि हमने बात करी कि भाई रॉड है जिसके अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉड जिसके अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास निकाला है एंड इट कम्स आउट बी एट l/2। तो क्या ये हमेशा l/2 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इफ द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो इट ऑलवेज बी l/2। छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने, चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी तभी वैलिड रहेगी जब यहां पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ तो फिर से हम यहां पे आते और हैशटैग लगा के लिखते हैं, इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यही मास हमारा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो बेटा उस केस में लैम्डा, जिसको आप कांस्टेंट कह रहे थे, आज वो कांस्टेंट ना होके बल्कि हो जाएगा वेरिएबल। लैम्डा जिसको आप कांस्टेंट कहते थे कभी, आज वो कांस्टेंट ना होके हो जाएगा वेरिएबल। और अगर ये एक वेरिएबल हो गया तो भाई साहब अब तो कोऑर्डिनेट निकालना आसान है अपने लिए। फिर से वही प्रक्रिया चलेगी, इंटीग्रल ऑफ dm डॉट r डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। भाई साहब लैम्डा आपको पता ही है क्या होता है, तो लैम्डा को लिखेंगे dm बाय dr, ठीक है। तो dm को लिखा जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ dr। अब यहां पे लैम्डा जो होगा हो सकता है वो r के टर्म्स में ही हो, लैम्डा आपके पास r के टर्म्स में होगा तो उसको यहां पे लिख सकते हैं आप लोग इंटीग्रल ऑफ और लैम्डा dr डॉट r डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर x एक्सिस के लिए हो जाएगा तो वहां पे x के फॉर्मेट में लिखना कहानी को, y एक्सिस के फॉर्मेट में होगा तो y के फॉर्मेट में लिखना, z एक्सिस में अगर हो जाए तो z के फॉर्मेट में कहानी को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर ये मैंने बोल दिया कि सर x एक्सिस में चल रही कहानी, अगर बोल दिया जाए लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ x, हो सकता है कुछ भी वैल्यू दे दे a बाय x,
प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर। तो लो भाई, क्या लैम्डा वेरिएबल हो गया? हाँ सर बिल्कुल वेरिएबल हो गया ये तो उस केस में फिर आपको कहानी को चेंज करना पड़ेगा, और जहां पे लैम्डा को पहले आप कांस्टेंट ले रहे थे, आज वो लैम्डा कांस्टेंट ना होके एक बड़ा योगदान दिखाएगा यहां पे। ठीक है, तो अगर लैम्डा वेरिएबल हो जाए तो, अगर साहब लैम्डा वेरिएबल हो जाए तो कहानी बदल जाती है, और उस केस में फिर कुछ और ही आंसर आता है। चलो भाई, तो इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं। यही एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मान लीजिए लैम्डा इक्वल्स टू के एक्स है। चलो बड़ा सिंपल सा केस ले लेता हूं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो क्वेश्चन मैंने लिया कि लैम्डा जो होगा वो के एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक रॉड है जिसके लिए लैम्डा जो होगा वो के एक्स हो जाएगा। रॉड का जो लेंथ है वो एल बोला है, उसका मास एम बोल दिया है। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वही कहानी भाई साहब, एक रॉड लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, मैंने कंसीडर किया कि एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करती है। इस रॉड का लेंथ एल हो जाएगा, और इस रॉड का जो मास होगा इट इज गिवन एज कैपिटल एम, एंड वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। कहा जा रहा है कि साहब जो इसका लैम्डा है रॉड का, वो इस बार वेरिएबल है, के एक्स, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। करो भाई सॉल्व इसको, सॉल्व करो इसको, देखो क्या आंसर आता है। किया सॉल्व? किया सॉल्व? हमने बोला कि सर अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। तो हमारे वही पुराने पैतरे हम लगाएंगे। यहां पे बोला गया कि यहां पे लेट अस कंसीडर दिस टू बी द ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहां पे हमारे पास हो जाएगा वाई एक्सिस। दिस पॉइंट लेट अस कंसीडर दिस टू बी ओरिजिन, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा इट शुड बी और l, 0। बहुत शानदार। नाउ द पॉइंट इज कि हमने बोला कि साहब लेट अस से कि x डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया हैविंग द लेंथ ऑफ dx। ठीक है, x डिस्टेंस पे है, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग द लेंथ ऑफ dx। तो भाई साहब यहां पे लैम्डा कैन बी रिटन एज dm बाई dx। तो इस स्मॉल एलिमेंट का मास जो होगा, ये जो छोटा सा एलिमेंट आप ले रहे हो, इसका मास हमने बोला dm हो जाएगा। तो यहां से dm कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। dm को क्या लिखा जाता है? लैम्डा टाइम्स ऑफ dx लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे तो साहब यहां पे अगर dm को लिखा जा रहा है लैम्डा टाइम्स ऑफ dx, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ dm डॉट x डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। लिमिट्स तो 0 से लेके l तक ही लगनी है, तुम भी पता जान चुके हो, मैं भी जान चुका हूं। dm की जगह लैम्डा dx पुट करते, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ dm की जगह पे लैम्डा dx पुट कर देते हैं। So it will be your lambda times of dx dot x divided by integral of dm की जगह पे lambda times of dx। 0 से लेके l तक की लिमिट्स लगाते हुए कहानी को आगे बढ़ देंगे हम लोग। ठीक है भाई, एक बात बताओ, लैम्डा को क्या मैं kx लिख दूं? क्या लैम्डा की जगह मैं लिख रहा हूं kx, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ kx डॉट dx डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ kx dx। k कोई कांस्टेंट हो जाएगा जो कि आप देख सकते हो कैंसल आउट होने वाला है बाद में। k कोई कांस्टेंट है जो कि आप देख सकते हो बाद में कैंसल आउट होने वाला है। सॉल्व केस को सॉल्व करने के बाद विल कम टू नो कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय k इंटीग्रल ऑफ x का स्क्वायर dx डिवाइड बाय k इंटीग्रल ऑफ x dx। लिमिट्स 0 से लेके l तक की कहानी में है, 0 से लेके l तक की कहानी। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास k से तो k मर जाता है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3, लिमिट लगेगी 0 से लेके l तक, और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लगेगी 0 से लेके l तक। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l क्यूब बाय 3, l क्यूब डिवाइड बाय 3, और नीचे हो जाएगा ये l स्क्वायर बाय 2। सो l से l मर जाएगा, योर आंसर विल बी 2l बाय 3। तो इस बार सेंटर ऑफ मास l बाय 2 पे नहीं आया, इस बार सेंटर ऑफ मास आ रहा है 2l बाय 3 पे। इस बार सेंटर ऑफ मास l बाय 2 पे नहीं आया,
इस बार सेंटर ऑफ मास आ रहा है 2L/3 पे। ओह ऐसा क्या? हाँ, तो आई होप अभी बातें आप समझ रहे होंगे कि कहानी में ट्विस्ट कब आ जाता है, जब यहां पे मास यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, जैसे जैसे मास यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कहानी बदल जाएगी। ऐसे आपका आंसर कितना आना चाहिए था? L/2 आना चाहिए था। अभी आंसर क्या आ रहा है? 2L/3 आ रहा है। मतलब ये रॉड ऐसी नहीं तो कैसी दिखेगी? ये रॉड कुछ इस प्रकार से दिखती है आपकी। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है देखने में। जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे वैसे ऐसे बनाना गलत है, शेप चेंज नहीं करना चाहता हूं मैं इसकी, पर ठीक है, समझो बात को। यानी कि जैसे जैसे मैं इधर की तरफ जाता जाऊंगा, इधर की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा? x हमारा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से लैम्डा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मास भी फर्दर इंक्रीज होगा। मतलब इस पॉइंट को अगर मैंने A बोला, इस पॉइंट को अगर मैंने B बोला, तो मास एट द पॉइंट A कम होगा एज कंपेयर टू द मास एट द पॉइंट B। यानी इधर की तरफ ज्यादा मास है। पहले वाले केस में क्या होता था बेटा? पहले वाले केस में जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो यहां पे A की बात करो या B की बात करो, तो जितना मास A पे होता था उतना ही मास B पे भी होता था। तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पहले के केस में सेंटर ऑफ मास आता था 0.5 टाइम्स ऑफ L पे। सेंटर ऑफ मास कहां आता था? 0.5 L पे, यानी कि L/2 पे। आज आपका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ रहा है 2L/3, यानी कि ऑलमोस्ट 0.6 L। पहले सेंटर ऑफ मास आता था 0.5 L पे, आज सेंटर ऑफ मास आ रहा है 2L/3 यानी कि 0.6 L पे। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी तरफ जाता है जिस तरफ ज्यादा मास होगा। सेंटर ऑफ मास हमारा उसी तरफ जाएगा जिस तरफ ज्यादा मास है। बी की तरफ ज्यादा मास है तो सेंटर ऑफ मास बीच से इधर की तरफ खिसक गया। सेंटर ऑफ मास सेंटर से इधर की तरफ खिसक गया क्योंकि इधर की तरफ ज्यादा मास था। समझ रहे हो? तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का केस हुआ ये, और यहां पे केस हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। एक केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का और दूसरा केस हो जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो एक काम करेंगे बेटा, ये सारी बातें नोट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई, तो ये सब किया हो नोट। तो एक सवाल और मेरी तरफ से तुम लोगों को। सवाल बड़ा सिंपल है, फिर से अगेन कहता है कि भाई लैम्डा दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, और इसी के साथ बोला गया है कि आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करनी है। रॉड एल लेंथ की है, मास वगैरह एम कंसीडर कर लेना इसका। वैसे मास से भी क्या फर्क पड़ता है तुम तो जानते ही हो। मास से भी क्या ही फर्क पड़ता है तुम तो जानते हो, वो तो कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी है, रॉड की लेंथ एल हो जाएगी। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ए और भी कुछ कांस्टेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई क्या बोला है हमने कि लैम्डा वेरिएबल है, तो सर चलो फाइंड करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ dm डॉट x डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। यार ये काम तो पहले भी किया था हम लोगों ने, बिल्कुल वही तो करना है फिर से आपको। 0 से लेके l तक की लिमिट लगा देना, 0 से लेके l तक की लिमिट लगा देना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ dm की जगह पे क्या लिखा जाए? dm की जगह क्या लिखा जाए? तो लैम्डा होता है dm बाई dx। भाई स्मॉल एलिमेंट की कहानी तो पता है ना तुम लोगों को। रॉड है, l लेंथ की रॉड थी, एक एंड से x डिस्टेंस पे लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग द लेंथ ऑफ dx या थिकनेस ऑफ dx। दिस पॉइंट लेट अस कंसीडर टू बी ओरिजिन। दिस पॉइंट कम्स आउट बी L, 0। पहले भी तो कराया था, वही तो बात है। और क्या है, ये जो छोटा सा एलिमेंट हो जाएगा इसका मास मान लो dm है। छोटे से एलिमेंट का मास dm, तो लैम्डा इक्वल्स टू dm बाई dx। तो dm कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। dm को क्या लिखा जाता है? लैम्डा टाइम्स ऑफ dx लिखा जाता है। भाई dm की जगह पे पुट करिए तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ dx डॉट x डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ dx।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ लैम्डा की जगह पे a प्लस बी एक्स का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ a प्लस का b बाय एल का स्क्वायर डॉट एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा इसमें लिमिट जो लगती है वो 0 से लेके l तक की लगेगी। आपको लिमिट्स उन्होंने क्वेश्चन में ही दर्शा दी है। वैसे डायग्राम नहीं था, डायग्राम तो मैंने खुद से बनाया है तुम लोगों के लिए। डायग्राम नहीं था, डायग्राम तो मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। तो लिमिट उन्होंने बोली 0 से लेके l तक लगा दीजिए। यार इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन में परिवर्तन आएगा और एक नई इक्वेशन बनेगी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी एक्स का क्यूब बाय एल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट लगा देना 0 से लेके l तक की डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ a प्लस का b अपॉन l का स्क्वायर डॉट x का स्क्वायर dx और लिमिट लगा देना 0 से लेके l तक की। सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, बढ़िया तरीके से दिखना चाहिए सब कुछ साफ सुथरा। तो x कोऑर्डिनेट जो आ रहा था, इट इज योर इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी एक्स का क्यूब डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 0 से लेके l तक की लिमिट लगा देंगे डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ a प्लस का बी एक्स का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर dx और लिमिट लगा देंगे 0 से लेके l तक की। इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि आप इनको ब्रेक करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है साहब, लिमिट लगेगी 0 से लेके l तक की, प्लस b अपॉन l का स्क्वायर, और x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4 अपॉन 4। क्या ये बात से सहमत है आप लोग? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का स्क्वायर बाय 2, x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4 बाय 4, 0 से लेके l तक की लिमिट लगा दी, सही है, डिवाइडेड बाय, यहां पे आओ a भाई कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन करके x मिलेगा 0 से लेके l तक की, b अपॉन l का स्क्वायर, भाई साहब बोलो जरा, एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन करके एक्स का क्यूब मिलेगा, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से लेके l तक की। सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको पता चला कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ इस प्रकार से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। लो भाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हुए सॉल्व करा तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट बी ए एल का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 0 का तो 0 हो जाएगा, प्लस बी एल का स्क्वायर डॉट, ये क्या हो जाएगा, एल का पावर 4 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय ए इंटू एल प्लस बी अपॉन एल का स्क्वायर इंटू अपर लिमिट एल क्यूब डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा ए एल का स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल का स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय ए एल प्लस बी एल बाय 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आ रहा है सेंटर ऑफ मास का वो आ रहा है कितना भाई, ऊपर एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 1/4 एलसीएम आएगा और ये बन जाएगा 3l/4, 3 a l स्क्वायर बाय 4 प्लस b l स्क्वायर बाय 4 अपॉन, एलसीएम लिया है बस मैंने, अरे भाई साहब एलसीएम लिया है, नहीं है भरोसा, चलो ठीक है। एलसीएम में 4 आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, 2 2 ज़ा 4, सो 2a l का स्क्वायर प्लस b l का स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है, यहां पे एलसीएम आएगा 3, वहां पे देखा 3a l प्लस का यहां पे b l। ओके सर, कुछ भी नहीं कटने वाला है ना, तो क्या क्या कट सकता है उसको काट दो साहब। मुझे तो L से एक L मरता हुआ दिख रहा है, और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन के भी अपॉन में जो होता है, देखो अपॉन के भी अपॉन में ऊपर चला जाता है, इट कम्स आउट बी 3/4, समझ लो, ये 4 तो नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 इंटू ब्रैकेट में कहानी लिखी जाएगी 2al प्लस
बी एल डिवाइडेड बाय 3a प्लस का b, 2al प्लस का bl डिवाइडेड बाय 3a प्लस का b। अभी चाहो तो l को भी बाहर निकाल दो, तो 3l बाय 4, 3l बाय 4 2a प्लस का b डिवाइडेड बाय 3a प्लस का b। देखो बेटा, इस प्रकार का कुछ आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें है क्या कुछ ऐसा आंसर? 3l बाय 4, 3l बाय 4 2a प्लस b अपॉन में 3a प्लस b। क्लियर रहेगी बातें? चलिए भाई, बहुत शानदार। तो इसको एक काम करो, नोट करो, राइट फ्रॉम हियर, इसको नोट करो, राइट फ्रॉम हियर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट? यहां तक आ जाओ। किया नोट सभी ने? बहुत शानदार। तो ये आपका सवाल आया था बेटा ठीक है। तो वेरिएबल वाले सवाल अगर आपके पास आ जाए, क्या था बेटे इसमें? नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन था। इससे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आता था। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जैसे कि सवाल में हुआ, तो क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे? अरे हलवे से सवाल है भाई, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाने इनमें। तो अगर आपके पास सवाल आ जाए इसी प्रकार के, तो क्या आप इनको सॉल्व कर सकते हैं? अब पक्का सभी लोग कर लेंगे? बहुत शानदार। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी, ये वाला पार्ट हो गया था ना, ये भी लिख लिया था आप लोगों ने? हाँ। अगला केस आता है बेटा जिसमें हम सेमी सर्कुलर रिंग और एक सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। तो अब अगले केस में हम बात करेंगे फॉर द सेमी सर्कुलर रिंग एंड दिस वन इज सेमी सर्कुलर डिस्क। हाँ जी बेटा, तो अगर आप देखोगे तो इनके कोऑर्डिनेट्स आपको सेंटर ऑफ मास के दे रखे हैं, इसके लिए बोला कि सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। अगर इस पॉइंट को आप ओरिजिन लेते हो, अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हो, तो ओरिजिन से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस ऊपर सेंटर ऑफ मास बनेगा। डिस्क के केस में दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अगर आपने इस पॉइंट को ओरिजिन लिया है, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ऊपर? 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई डिस्टेंस ऊपर क्या मिल जाएगा अपने को? सेंटर ऑफ मास मिलेगा। अच्छा, अगर ये ओरिजिन है तो क्या मैं इसको यहां पे कंसीडर करूं दिस टू बी द एक्स एक्सिस? क्या मैं इसको कंसीडर करूं दिस टू बी द वाई एक्सिस? बिल्कुल साहब, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस होगा। सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे आ रहा है। यहां से अगर आप देखोगे तो दिस हैज टू बी योर द एक्स एक्सिस, दिस हैज टू बी द वाई एक्सिस। ठीक है, तो भाई ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो कहां पे मिल रहा है सेंटर ऑफ मास? वाई पे मिल रहा है। सर क्या इनके भी ऐसे प्रूफ होते हैं? बिल्कुल होते हैं इनके प्रूफ, वो मैं भी आपको करा दूंगा, चिंता मत करो। शुरुआत करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग से। तो भाई सबसे सेकंड केस जो हमारे पास आ रहा था, इट इज फॉर द सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें तो यहां पे एक रिंग बना ली मैंने, दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो भाई, रिंग है तो रिंग के लिए डिफाइन किया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। ये रिंग का सेंटर, ये इसका रेडियस r, ठीक है, ठीक है, रिंग का रेडियस और उसका सेंटर में डिफाइन किया। अब जैसे आप रॉड में एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे, तो यहां पे भी एक स्मॉल एलिमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। बेटा जैसे आप रॉड के केस में एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे कंसीडर करते हुए, वैसे ही आपको एक स्मॉल एलिमेंट तो यहां पे भी लेना पड़ेगा। तो रिंग है हमारे पास जिसका रेडियस r है, एंड नाउ वी हैव टू कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं ये r वगैरह भी हटाओ, r को मैं कहीं और बनाता हूं, तो यहीं से बना देता हूं r को, ये रेडियस r हो जाएगा। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। बेटा जब आप स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करते हो, तो आपने बोला कि भाई साहब यहां पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया इधर।
लेट अस कंसीडर दिस स्मॉल एलिमेंट जिसने कि थीटा एंगल स्मॉल एंगल डी थीटा सबटेंड किया सेंटर पे, ये रेडियस आर हो जाएगा और यहां से मान लीजिए थीटा एंगल पे मैंने बोला कि ये यहां से थीटा एंगल, चाहो तो वर्टिकल से भी ले लो, केस चेंज हो जाते हैं उसमें, ठीक है। वर्टिकल से अगर थीटा लोगे तो माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 तक की लिमिट लगेगी। अगर यहां से थीटा लोगे तो 0 से लेके पाई तक की लिमिट लगेगी। बात एक ही है बेटा, चिंता मत करो इसमें बिल्कुल भी। तो मैंने बोला यहां से थीटा एंगल पे एक स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया, ये स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो dl हो जाएगा और इसका मास हो जाएगा dm। स्मॉल एलिमेंट का लेंथ dl हो जाएगा और उसका मास हो जाएगा dm, ठीक है। चलिए भाई, अब क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो डेफिनेटली सी बात है, इसको देख के थोड़ी सी ऐसी वाली फीलिंग आती ही होगी तुम लोगों को, दिस पार्ट लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये एंगल थीटा, ये r, इधर की तरफ r cos थीटा, इधर की तरफ r sin थीटा। चलिए, इतनी तो बातें हम भी जानते हैं सर। हाँ जी, सो इफ वी विश टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वायर सेमी सर्कुलर रिंग, तो हमने बोला कि लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। भाई छोटा सा एलिमेंट अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा। इस छोटे से एलिमेंट के लिए जब आपने चीजों को डिफाइन किया तो सबसे पहले तो डिफाइन किया लैम्डा गिवन बाय डीएम बाय डीएल, गिवन बाय डीएम बाय डीएल। अच्छा, इसका मास अगर मैं m ले लूं, इसका मास अगर मैंने m ले लिया और इसका लेंथ अगर पाई आर हो जाता है, तुम्हें तो पता ही है, सो इट इज गिवन बाय m डिवाइडेड बाय पाई आर, m डिवाइडेड बाय पाई। अरे 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का होता है, उसका आधा तो पाई आर हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करें? तो जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो मुझे नहीं पता था कि x में सॉल्व करूं या y में सॉल्व करूं। तो जब मैं x में सॉल्व करने गया तो मैंने बोला कि एक काम करो, क्यों ना r की जगह r cos थीटा ले लिया जाए। समझ जाओ बात को बेटा। अगर मैं इसको x में सॉल्व करने गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना r की जगह पे r sin थीटा ले लिया जाए। क्या मेरा काम बन सकता है बेटा उससे? सोचो, बोलो बोलो बोलो। अगर मैं बात करूं x की, तो जब x के लिए सॉल्व किया जाता है तो कैन आई राइट इट लाइक, सर एक होता था y dm करके, है ना। तो y के अलोंग, x के अलोंग जब हम बात करें, सो इट इज गिवन बाय r cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय बोलो ना यार, क्या ये बात सही रहेगी? अच्छा, ये कैसे किया मैंने? पर अब सवाल ये भी आता है कि सर ये आपने किया कैसे, है ना। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसको किया कैसे, मतलब यही तो हमें समझ नहीं आया। कैसे किया? आप तो बोलते थे y dm होता है, तो चलो मैं पुराने तरीके से चलता हूं। यहां पे मैंने बोला y dm ले लो, चलो x dm, ठीक है। dm कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ dl। लैम्डा कांस्टेंट है भी, ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, छोड़ दो भी बाकी सब चीजें, लैम्डा के टर्म्स में ही चलने दो अभी कहानी को। लैम्डा को कांस्टेंट ही कंसीडर करके रखिएगा बेटा। तो dm कैन बी रिटन एज, भाई एक बात बताओ, क्या इसके लिए एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस तो नहीं लगा रहे हो तुम लोग कहीं? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस इस पार्ट के लिए। अरे देखो ना, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां से आर्क हो जाएगा आर डी थीटा, तो डीएल की जगह लिखेंगे आर डी थीटा। तो जो डीएम है वहां की जगह लैम्डा आर डी थीटा लिख दूं, और एक्स की जगह क्या मैं आर कॉस थीटा लिख दूं? बोलो ना यार, एक्स की जगह पे मैं क्या आर कॉस थीटा लिख दूं? तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय आर कॉस थीटा, और डीएम की जगह लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम की जगह लैम्डा आर डी थीटा। भाई ऊपर भी लैम्डा आर, नीचे भी लैम्डा आर, मर जाएगी कहानी बिल्कुल सर। सो इट कम्स आउट बी इंटीग्रल ऑफ आर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। अब तो समझ आ गई होगी कहानी कैसे किया मैंने ये। वही आप अपना पुराने पैतरे आजमाओ, पुराने पैतरे आजमाए तो x की जगह पे r cos थीटा लिखोगे, y की जगह पे r sin। अरे भाई स्मॉल एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर है ये स्मॉल एलिमेंट यहां पे कहीं पे कंसीडर किया ना आपने, ये स्मॉल एलिमेंट आपने कहीं पे कंसीडर किया था। दिस इज द स्मॉल एलिमेंट वी हैव।
सर ये स्मॉल एलिमेंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे था, थीटा एंगल बना रहा था। तो सेंटर ऑफ इसके पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसके पोजीशन वेक्टर की बात करें तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो साहब जब आप एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करोगे तो आर कॉस थीटा को, जब आप y के लिए सॉल्व करोगे तो r sin थीटा को। तो भाई जब इस पोजीशन वेक्टर का x वाला पार्ट पूछा गया तो x की जगह r cos थीटा नहीं लिखते क्या। अब अगला केस आएगा जिसमें इस पोजीशन वेक्टर का y वाला पार्ट पूछूंगा, वहां पे क्या y sin थीटा नहीं लिखोगे क्या? हाँ सर लिखेंगे तो सही, बात तो आप सही बोल रहे हो, है ना। तो चलिए बेटा, तो सॉल्व किया x कोऑर्डिनेट को। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक लगाएं? सर लिमिट लगाने के लिए हम इधर आए, दिमाग लगाया, ये हमारा जो छोटा सा एलिमेंट है वो इस पॉइंट ए से घूम फिर के इस पॉइंट बी तक जाएगा। तो जब वो ए पॉइंट पे था तो थीटा यहां पे 0 हो जाता है, जब वो बी पॉइंट पे आता है तो थीटा की वैल्यू हो जाती है पाई। जब वो ए पॉइंट पे होता है तो थीटा होता है उस टाइम पे 0, और जब वो बी पॉइंट पे आता है तो थीटा की वैल्यू हो जाती है पाई। खुद सोचो, ये एलिमेंट जब यहां था तो थीटा 0, यहां से घूमते घूमते 90, फिर से घूमते घूमते पाई। तो लिमिट मैं लगा रहा हूं 0 से लेके पाई तक की। लिमिट जो है वो मैं लगा रहा हूं 0 से लेके पाई तक की। क्लियर रहेगी बातें सभी को? सभी को क्लियर रहेगी? अच्छा, जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ r, तो हटा दो सर, यहां पे cos थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, cos थीटा d थीटा 0 से लेके पाई डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ d थीटा 0 से लेके पाई। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r अपॉन पाई। बेटा ये तो समझ गए, इंटीग्रल ऑफ, भाई cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, और लिमिट लगेगी 0 से लेके पाई तक की, r अपॉन पाई साइन पाई माइनस का साइन 0। भाई ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है क्योंकि साइन पाई और साइन 0 0 हो जाता है। ये क्या देखने को मिला कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0। ये हम क्या देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0। हां सर सही देख रहे हो बिल्कुल। तो चलिए भाई अगला काम करते हैं y के लिए। देखो भाई तुम्हें भी पता है कि y की तरफ ही आने वाला है, बट उसका प्रमाण भी तो जरूरी है। क्या इसको सॉल्व करके ये पता चला कि x के अलोंग कोऑर्डिनेट 0 बनने वाले हैं? बिल्कुल सर, x के अलोंग कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का। तो हमने बोला y की तरफ देखते हैं, तो y के लिए देखने लगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। भाई साहब जल्दी से बोलो, y की जगह पे r साइन थीटा, सही बात है बेटा। dm की जगह r लैम्डा के साथ है ना, लैम्डा r d थीटा, क्या यही लिखते हैं बेटा dm की जगह पे, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ लैम्डा r d थीटा। लिमिट वही 0 से लेके पाई तक की लगानी है, 0 से लेके पाई तक की लगानी है। लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले x के लिए सॉल्व करो या y के लिए सॉल्व करो। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां से लैम्डा r से लैम्डा r मर जाएंगे? बिल्कुल मर जाएंगे सर। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कम्स आउट बी r इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ d थीटा। लिमिट लगेगी 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा कर सकते हैं हम लोग, तो r माइनस कॉस थीटा, और यहां पे 0 से लेके पाई तक की कहानी चलेगी, डिवाइडेड बाय पाई माइनस का 0। सो y कोऑर्डिनेट आएगा r अपॉन पाई, देखो माइनस का कॉस पाई माइनस माइनस का कॉस 0, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस माइनस ऑफ कॉस 0। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कम्स आउट बी r डिवाइडेड बाय पाई। यहां पे माइनस ऑफ माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पे 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर से बोलो ना बेटा, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो इट कम्स आउट बी 2r अपॉन पाई। क्या यही है हमारा आंसर? वहां पे भी देख लीजिए भाई। सो क्या बोले कि y कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का आ रहा है इट इज योर 2r अपॉन पाई, और जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो लाई करेगा कहां पे? y एक्सिस पे।
सो 2r अपॉन पाई, क्या मेरा भी आंसर यही आ रहा था बेटा? 2r अपॉन पाई, मेरा आंसर भी यही था। बहुत बढ़िया। तो क्या सेमी सर्कुलर रिंग के लिए हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया? तो इसको जल्दी से छापेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका स्मॉल एलिमेंट ये वाला था, ध्यान रखने इस बात का, दिस विल बी द स्मॉल एलिमेंट। इसका पोजीशन वेक्टर r था, तो r cos थीटा को x लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में y लिख सकते हैं, तो x को लिखेंगे r cos थीटा, y की जगह लिखेंगे r sin थीटा। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर्स है, और हमने क्योंकि थीटा को यहां से लिया है बेटा, तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, यहां से घूमते घूमते थीटा यहां पे आएगा पाई पे, यहां पे थीटा 0 और घूमते घूमते थीटा यहां पे पाई पे। तो इसको नोट करें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर जल्दी से नोट करो इसको, किया नोट सभी ने? अच्छा, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट ये भी नोट करो। पता चला यहां से कि x का कोऑर्डिनेट तो 0 आ रहा था, बट y का कोऑर्डिनेट आ रहा है 2r अपॉन पाई, तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जी, बहुत शानदार, सभी ने नोट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3, जो कि सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए था। सो नाउ वी आर कंसीडरिंग द केस नंबर 3, विच इज फॉर द सेमी सर्कुलर डिस्क। हाँ जी बच्चे, तो सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए कैसे सॉल्व करना है इसको, आओ जरा चर्चा करते हैं। नाउ दिस टाइम आई एम कंसीडरिंग अ डिस्क, तो भाई डिस्क तो 2D होती है ना, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत जरूरी था। सो डिस्क होती है 2D, तो हमने भी कंसीडर किया यहां पे एक 2D डिस्क को, रेडियस वगैरह उसका r हो जाएगा, ये उसका सेंटर वाला पॉइंट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है बेटा कि डिस्क में एलिमेंट कैसे कंसीडर करें, क्योंकि डिस्क में तो पूरा पार्ट भरा हुआ है। पहले तो क्या था, सिर्फ एक वायर थी इधर इधर, तो वायर में स्मॉल एलिमेंट ले लिया था। पहले वाले केस में यहां पे एक वायर हुआ करती थी, और वायर में स्मॉल एलिमेंट लेना आसान था, बट ये तो एक डिस्क है, पूरा भरा हुआ है पार्ट, पूरा फील्ड है, कैसे सर एलिमेंट को कंसीडर करें? तो ध्यान रखना कि एक डिस्क को देखो तो ऐसी फीलिंग आती है कि ये हजारों ऐसी सेमी सर्कुलर वायर से मिलकर बनी है। क्या ऐसी फीलिंग आती है? हाँ, डिस्क को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी सेमी सर्कुलर वायर्स को जोड़ दिया आपस में, मिला दिया आपस में। बोलो सही बात है? क्या फील आता है ऐसा कि बहुत सारी सेमी सर्कुलर वायर्स को एक साथ जाके रख दें, चिपका चिपका के रख दें, तो एक डिस्क बन सकती है। बोलो सही बात है? तो एक डिस्क बनाने के लिए, एक सेमी सर्कुलर डिस्क बनाने के लिए मैं बहुत सारी सेमी सर्कुलर वायर्स लेके आ जाऊं और इनको बिल्कुल चिपका चिपका के रख दूं, तो क्या एक डिस्क बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। तो यहां पे भी हम यही कर रहे हैं, इसका स्मॉल एलिमेंट लेना है ना बेटा, तो इसका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं विद दिस। So let us consider a small elemental wire. Let us consider a small elemental wire, और ये वायर हमने ली r डिस्टेंस पे। इस वायर का जो थिकनेस होगा, लेट अस से दिस शुड बी योर dr। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंटल वायर ले ली, जिसका रेडियस हमने बोला कि भाई r डिस्टेंस पे आप इसको ले सकते हो फ्रॉम द सेंटर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि आप यहां पे डिस्क की बातें कर रहे हो, तो भाई एरिया तो आएगा ही सही, है ना? तो इस एलिमेंटल वायर को, अगर इस एलिमेंटल वायर को पकड़ के खींच दें, तो ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। अगर इस एलिमेंटल वायर को ओपन कर दूं, तो ये ऐसी दिखेगी। दिस लेंथ हैज टू बी पाई आर। बेटा ये पूरा लेंथ पाई आर हो जाएगा, और ये थिकनेस कितनी हो जाएगी? डी आर हो जाएगी। तो क्या इस एलिमेंटल वायर का आप एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल साहब, इसका एक छोटा सा एरिया निकलेगा पाई आर डी आर। इसका एक छोटा सा एरिया निकलेगा पाई आर डी आर। तो बेटा लेट अस सी कि यहां पे इस छोटे से एलिमेंटल वायर के लिए, इस छोटे से एलिमेंटल वायर के लिए अगर हम बात करें, तो कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाए। इसका छोटा सा एरिया होगा, इसका छोटा सा मास होगा, सिग्मा डिफाइन किया जाएगा। इस एलिमेंटल वायर का मास, मैंने बोला कि मास मान लीजिए डीएम, तो सिग्मा को लिखा जाता है डीएम बाई डी ए। सिग्मा को क्या लिखा जाता है? डीएम बाई डी ए।
अभी सारे केसेस जो मैं कंसीडर कर रहा हूं उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो लैम्डा सिग्मा ये सारी चीजें आप कंसीडर करोगे ना ये कांस्टेंट होगी। तो जो केस मैं कंसीडर कर रहा हूं उसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो बेटा डीएम की जगह सिग्मा टाइम्स ऑफ डीए आ जाएगा, डीएम की जगह सिग्मा टाइम्स ऑफ डी आ जाएगा। फिर से वही कहानी हो जाएगी, आर का कंपोनेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो आर का कॉस थीटा साइन थीटा करके ऐसी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। तो देखो भाई क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो जरा फिर मैं बताता हूं। चलो तो मैंने बोला कि यहां से एक काम करो कि डीएम कैन बी रिटन एज सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए। पहले तो ये सब कर लो, ठीक है। अब यहां पे आओ भाई, फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो मैंने कहा कि साहब अगर देखा जाए तो एक तो होगा y कोऑर्डिनेट पे, एक होगा x कोऑर्डिनेट पे। भाई x कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। दो बार इंटीग्रल क्यों बोल दिया, कैसे रुक गई थी, है ना। चलिए भाई, अच्छा एक बात बताओ, यहां तक तो सारी कहानी सही है। ये क्या है जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया, ये क्या है सर? ये जो एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं इट इज एक्चुअली अ सेमी सर्कुलर आर्क, या फिर मैं बोलूं एक सेमी सर्कुलर वायर है ये। इनके लिए अगर आप हम देखें तो भाई पता चलता है साफ साफ कि सर ऐसी बहुत सारी सेमी सर्कुलर वायर्स लगाने से डिस्क बनता है। तो किसी भी सेमी सर्कुलर वायर के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता था वो आई थिंक होता था 0,2r अपॉन पाई पे। तो x कोऑर्डिनेट उसके लिए 0 होता था। तो यहां पे भी अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि भाई सेमी सर्कुलर वायर इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि देखो डिस्क का एलिमेंट आपने लिया, डिस्क का एलिमेंट आपने ले लिया, अब भूल जाओ उसको, बोलो भाई हमने तो सिर्फ एलिमेंट दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स से जोड़ जोड़ के आपने एक डिस्क बनाया, तो हमने बोला कि भाई डिस्क अगर हमें एक एलिमेंट से मिल रहा है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिल रहा है, तो भाई ये छोटा एलिमेंट क्या था, सेमी सर्कुलर वायर। इसके लिए कहानी हम पहले ही सॉल्व करके रखे। तो जो वैल्यूज आप सेमी सर्कुलर के लिए ले रहे हो उसको उठा के सीधा यहां पटक दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फॉर द सेमी सर्कुलर वायर 0 था, तो यहां पे डिस्क के लिए भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। ठीक है भाई, क्या था, सेमी सर्कुलर वायर था, तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट कितना आया था, सेमी सर्कुलर वायर है ना ये, इसके लिए y कोऑर्डिनेट कितना आया था सेंटर ऑफ मास का, तो मैंने बोला था y कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई आया था। सो इंटीग्रल ऑफ 2r अपॉन पाई इंटू dm की जगह पे लिखता हूं सिग्मा इंटू एरिया dA डिवाइडेड बाय dm की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू dA। ठीक है, अच्छा dA को लिख सकते हैं पाई r dr, dA को लिखूंगा पाई r dr, तो ये तो सिग्मा से सिग्मा मर जाएगी कहानी में। और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट बी 2r अपॉन पाई, सब बीइंग अ कांस्टेंट पार्ट ये बाहर चला जाएगा, कहानी में रहेगा इंटीग्रल ऑफ dA की जगह पे पाई r dr, पाई r dr डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dA की जगह पाई r dr। चलो y dm y की जगह 2r अपॉन पाई, y की जगह 2r अपॉन पाई, y की जगह 2r अपॉन पाई, और dm की जगह पे सिग्मा टाइम्स ऑफ dA। ठीक है, फिर यहां पे भी कहानी आ गई, यहां पे 2r स्मॉल r होना चाहिए था ना, वही मैं सोचा था, कुछ गलती कर दी हम लोगों ने, इट शुड बी स्मॉल r। सो 2r अपॉन पाई, तो ये 2 अपॉन पाई यहां पे आ जाएगा और एक r इनके साथ चलता रहेगा, r इंटू पाई r dr। चलिए बच्चे, सर यहां पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि पाई से तो पाई मर गया, एक और अपॉन पाई था वो नीचे बाहर आ जाएगा। सो 2 अपॉन पाई आज भी बरकरार है, ऊपर देखा तो r स्क्वायर dr और नीचे देखा तो r dr। y के लिए तो देखो 2r अपॉन पाई लिखते हो ना तुम लोग, y डिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, 2r अपॉन पाई होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास की कहानी है सिर्फ। जब ये हमने किया तो हमें पता चला कि भाई ठीक है ऐसी कुछ कहानी बन रही है। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज, इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय 2 अपॉन पाई
भाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 और लिमिट लगेगी 0 से लेके कैपिटल आर तक अपॉन आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2। देखो सही बात बोल रहा हूं क्या मैं? लिमिट 0 से आर क्यों? क्योंकि जब ये एलिमेंट इधर था तो स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 0। ये एलिमेंट बाहर की तरफ जा रहा है और जब वो यहां पहुंचेगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। जब ये एलिमेंट यहां था तो स्मॉल आर 0 हो रहा था और जैसे जैसे एलिमेंट बाहर जाते गया स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हुआ, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 होगा, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो मैंने लिखा यहां पे आर स्क्वायर बाय 2। साहब लिमिट लगाना है 0 से लेके आर तक की। सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कम्स आउट बी 4 अपॉन 3 पाई डॉट r स्क्वायर से मर जाएगा r। तो 4r अपॉन 3 पाई, 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। किसके लिए आया? डिस्क के लिए। चेक करते हैं क्या वही वैल्यू है हमारे पास। तो 4r अपॉन 3 पाई, देख लीजिए बेटा वही वैल्यू आ रही है 4r अपॉन 3 पाई फॉर द सेमी सर्कुलर डिस्क। तो यहां से आई होप बातें क्लियर हो रही होगी, बातें क्लियर हो रही होगी। फॉर द सेमी सर्कुलर डिस्क हमने बोला कि सर ये डिस्क हमें तभी मिलेगी जब ऐसे बहुत सारे सेमी सर्कुलर वायर्स को जोड़ के रख दिया जाए। तो मैंने किसी भी एक रैंडम सेमी सर्कुलर वायर को उठा लिया और इस सेमी सर्कुलर वायर को उठा के इसके लिए कहानी सॉल्व करने लगा। मैंने बोला यार ये सेमी सर्कुलर वायर को सॉल्व करने गया तो पता चला कि इसका एरिया वगैरह तो हम कैसे निकालें। इस वायर को पकड़ के खींच दिया, ये सेमी सर्कुलर वायर थी, इसको पकड़ के खींच दिया तो वायर का यहां पे क्या हो जाएगा, हमें एक पार्ट थिकनेस मिल जाएगी और यहां पे इसका क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, एलिमेंट है ना बेटा, ये एक एलिमेंट किस फॉर्मेट में, वायर के फॉर्मेट में आ रहा है, सेमी सर्कुलर वायर के फॉर्मेट। तो हमने बोला ठीक है साहब एलिमेंट की कहानी समझ आ रही है, इस एलिमेंट का एरिया निकालें क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्क। देखो डिस्क के ऊपर है तो दो वायर्स के बीच में कहानी डिफाइन करके देख सकते हो आप लोग कि भाई ये दी वायर, उसका एरिया आएगा ये वाला। इसके लिए सिग्मा डिफाइन करते हो डीएम बाई डी ए करके, तो डीएम कैन बी रिटन एज सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए। भाई वहां पे देखा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आता है क्योंकि ऑलरेडी हम सेमी सर्कुलर वायर के लिए कहानी को सॉल्व करके रख चुके हैं पहले से ही। वाई कोऑर्डिनेट पे गए तो वाई यहां पे बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, सो इट विल बी 2r अपॉन पाई। सॉल्व करा पूरी कहानी को एंड सॉल्विंग के बाद हमें जो मिला वो था, दिखा है सब कुछ यहां पे 4r अपॉन 3 पाई। तो ये प्रूफ आप देख लो, स्कूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस में फॉर्मूला बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं जिसमें आपको बस फाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एडवांस में जाके मैं कह सकता हूं एक बारी के लिए कि हो सकता है डेरिवेशन में से कुछ घुमा दे बात को, ठीक है, लेकिन मेंस तक अगर बात करोगे तो वहां पे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक सवाल जो कि जेईई मेन में आया हुआ था वो मैं अभी आपको करा देता हूं, तो आपको थॉट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। पर क्या ये सभी ने नोट किया? यहां पे आओ, ये भी नोट किया? चलिए भाई बहुत शानदार। तो एक सवाल जो मैं आपको करा देता हूं, सवाल बड़ा सिंपल सा है। उन्होंने बोल दिया है कि एक वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इन्होंने बोला कि सेमी सर्कुलर वायर को ऐसे रखा गया है कि उसका सेंटर आता है ओरिजिन पे। सेमी सर्कुलर वायर को ऐसे रखा जा रहा है कि उसका सेंटर आता है ओरिजिन पे। एक्स एक्सिस जो है वो उसके एंड से पास हो रही है। ये देखो ये सेमी सर्कुलर वायर का एंड है और एक्स एक्सिस यहां से पास हो रही है, यानी ये एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है तो मतलब समझ गया मैं कि ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये बात बोली इन्होंने। इसके बाद इन्होंने बोला है कि यहां पे इस वायर का रेडियस आर हो जाएगा और जो सेंटर ऑफ मास है, वो जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, एक्स आर अपॉन पाई। ठीक है, तो ये किस में है बेटा? पहली बात तो एक्स वाई प्लेन में। इस वायर का रेडियस उन्होंने बोला है आर है। इस वायर के जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बोले, उन्होंने बोला कि 0, एक्स आर अपॉन पाई है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। बहुत खतरनाक सवाल इन्होंने पूछा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा?
इसका आंसर क्या होगा? 2021 जेई मेन में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। तो जेई मेन 2021 का सवाल, न्यूमेरिकल टाइप के जो सवाल होते हैं उन्हीं में से पूछा गया था, तो इंटीजर फॉर्मेट में आंसर आना था इसका। अगर आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास आई थिंक आता है 2r अपॉन पाई पे, याद है आपको? ये ओरिजिन था तो सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे आ रहा था और बोला था कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा 0,2r अपॉन पाई। अगर आपको वैल्यू याद है तो बिना सोचे समझे x की जगह आप पुट कर देना 2 और आपको आपका आंसर मिल सकता है। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप सीधा x की जगह पुट कर देना 2 तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो वो आपको डिफाइन करता है कि वेदर इट इज अ सेमी सर्कुलर वायर, इट इज अ सेमी सर्कुलर डिस्क और वॉट एवर इट इज, वो डिफाइन करेगा। ऐसी चीजें आपको दे रहा है तो समझ रहे हो ना कि कैसे लेवल का क्वेश्चन बनने वाला है। तो जेईई मेन में तो ऐसे आएगा, एडवांस में हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे वहां पे, तो उसके लिए भी परेशानी होना। हमें तो डेरिवेशन आता है ना, हमें पूरा प्रोसेस आता है, हम उसके हिसाब से ही काम करेंगे। फिर गॉट इट बेटा? छाप लो इसको भी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। एक सवाल और है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग द मास M। भाई साहब क्या पूछ लिया इन्होंने, चलो जो भी पूछा मैं यहां पे एक केस दे देता हूं, फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला, अगर आपके सवाल में कुछ भी नहीं बोला तो आप क्या कंसीडर करोगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को कंसीडर करना, खुद से कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल में कुछ भी नहीं बोला तो आप सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को कंसीडर करेंगे, खुद से 1% दिमाग मत लगाना, सोचना भी मत कि सर यहां पे कुछ हो जाए, क्योंकि अगर आप खुद से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं तो आपको लैम्डा यानी कि लीनियर मास डेंसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहूंगा तो मेरे लिए तो लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं है सर, कांस्टेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे लैम्डा वेरिएबल होगा तो हमें समस्या यह है कि वो किस फॉर्मेट में डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से वो वेरी कर रहा है, ये पता होना चाहिए। तो अगर सवाल में नहीं बोलता है कुछ भी, जैसे इस सवाल में कुछ नहीं बोला, तो मैं कंसीडर करता हूं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स L/2, 0 चलेगा क्या? लिख दूं क्या डायरेक्ट L/2, 0? जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा बिल्कुल। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मास वेरी कर जाता है, सॉरी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेरी कर जाती है, बट अगर सिनेरियो यह है तो बिल्कुल सेंटर पे। कंप्लीट हो गया सवाल, बस इतनी सी बात थी, डेराइव भी कर दिया है, पूरा सब कुछ बता दिया है तुम्हें, वेरिएबल के लिए भी कांस्टेंट के लिए भी। चलिए भाई छाप लो इसको भी, ठीक है, नोट किया सभी ने, बेहतरीन। चलिए बेटा तो आज के इस लेक्चर का समापन करते हैं हम लोग यहीं पे। ऐसा नहीं कि अभी पिक्चर खत्म होगी, इसका भी एक सेकंड पार्ट आएगा जहां पे मैं आपको किसी भी हॉलो हेमिस्फेयर की बात करें, सॉलिड हेमिस्फेयर की बात करें, कोन की बात करें, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, और साथ ही साथ में आपको एक ऐसा तो हो गया बट एक ट्रायंगुलर शीट का और केस आता है। तो ये सारे केसेस हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि अगर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, और उसके कुछ केसेस मैंने आपको बताया। जैसे आज रॉड के बारे में मैंने आपको बताया, रॉड में दो केसेस बहुत आते हैं, जैसा कि पहला मैंने आपको बताया जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, सेकंड केस आता है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो सवाल आपको प्रीवियस ईयर भी कराया मैंने, आपको पता चला कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल किस प्रकार से आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंडली मैंने आपको बताया सेमी सर्कुलर वायर और सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए डेरिवेशन, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस प्रकार का सवाल आ रहा है, बाकी और क्वेश्चंस भी हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। डीपीपी आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां जाके डीपीपी को भी डाउनलोड जरूर कीजिए, सॉल्व जरूर कीजिए उसको। बाकी अगर आपको लगता है वीडियो दोबारा देखनी है तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए, वहां पे जाके आप लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। इवन डीपीपीज भी आपको वहां पे मिल जाएगी, और ये सारी चीजें वहां पे आपको फ्री में अवेलेबल होगी। तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा कि मैं आपको वेबसाइट पे आने के लिए बोलता हूं, तो इसका मकसद ये है कि हाँ वहां पे आओगे तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा।
हमारा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कूपन कोड का सिनेरियो नहीं है भाई, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइस। तो बेटा ये सारी चीजें आईआईटी जेई तो आपको प्रोवाइड करा ही रहे, लेकिन इसके अलावा भी और कोर्सेज हैं जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वो सारे कोर्सेज यहां पे मेंशन है, तो आपका कोई दोस्त, भाई, बंधु, सगा सहेली जो प्रिपेयर कर रहा है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसको भी आप बोल सकते हो कि भाई साहब मैग्नेट ब्रेन्स पे आके ज्वाइन कर ले, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी एग्जाम, राइट। चलिए भाई साहब, तो चैनल पे नए हो तो बटन दबा देना लाल वाला, वो बेल आइकन दबा देना सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में विद द न्यू केसेस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।